नमस्कार। तो हम बुक 5 हमने शुरू कर दी है, जिसमें हम पढ़ेंगे जाति एवं वर्ग के बारे में। इसमें मैं आपको बता दूं कि हम स्टार्टिंग से ही करेंगे और जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिलेबस अभी काफ़ी है। अभी 8 बुक्स तक बात की जाए तो अगर अभी 8वीं बुक पड़ी हुई है तो 5, 6, 7, 8 समझ लीजिए किस तरह बुक्स हैं। तो 5वीं अभी शुरू कर रहे हैं, जिसमें पढ़ेंगे हम जाति संरचना एवं क्षेत्रीय विन्यास के बारे में। दूसरा बात करूँ तो मैं फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम जाति निरंतरता एवं परिवर्तन के बारे में। तो हम फर्स्ट चैप्टर हम इसका शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना लगाते हुए। अगर हम बात करें तो हम इसमें पढ़ेंगे जाति संरचना और क्षेत्रीय विन्यास में। इसमें हम पढ़ेंगे जाति संरचना की परिभाषा के बारे में और वर्ण एवं जाति के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे जाति व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, जो जाति व्यवस्थाएं हैं। जाति व्यवस्था की विशेषताओं के बाद हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय भिन्नताओं के आयाम के बारे में, कि क्षेत्र की जो विभिन्नताएं हैं जो अलग अलग हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें हम पढ़ेंगे जाति संरचना एवं नातेदारी के बारे में पढ़ेंगे, जाति संरचना एवं व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे कि जाति से रिलेटेड जो व्यवसाय होता है उसके बारे में। और उसके बाद पढ़ेंगे जाति संरचना एवं शक्ति। तो शुरू करते हैं, उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो शुरू करते हैं जाति संरचना की परिभाषा से। जाति संरचना की परिभाषा से शुरू करते हैं। तो जाति सामाजिक स्थिरीकरण की एक व्यवस्था है, जो समाज कहीं ना कहीं एक समाज के बारे में दर्शाता है कि समाज किस तरह बटा हुआ है जातियों में। तो जाति सामाजिक स्थिरीकरण की एक व्यवस्था है, जो कि भारतीय सामाजिक संरचना की आधार व्यवस्था है। कहीं ना कहीं ये आधार है, ये सामाजिक जो संरचना है, जो जाति है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ सामाजिक संरचना से हमारा अर्थ सामाजिक समूहों के मध्य तथा उनमें सामाजिक अंतःक्रिया के स्थायी विन्यास से है। अंतःक्रिया के विन्यास समाज की प्रतिमानिता व्यवस्था से निर्देशित होते हैं। अंतर मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिएगा। अंतर जाति संरचना सामाजिक व्यवहार का वह विन्यास है जिसमें समूह तथा व्यक्ति प्रतिमानों, मूल्यों तथा मान्यताओं के एक निश्चित समूह से निर्देशित होते हैं। समूह तथा व्यक्ति अन्य समूह के साथ तथा अन्य समूहों में विशिष्ट परिस्थिति रखते हैं। इस व्यवस्था में व्यक्ति एक निश्चित जाति में पैदा होते हैं तथा उस जाति के अनुरूप भूमिका तथा परिस्थिति प्राप्त करते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें ये बात कही गई है कि जो जाति व्यवस्था है, कहीं ना कहीं व्यक्ति का जब जन्म होता है तो वो जाति व्यवस्था के अनुरूप ही अपना जो भी कार्य करता है, और जो भी उसकी आगे की जो जर्नी होती है कह सकते हैं, वो जाति के अनुरूप ही चलती है। जाति में जो रीति रिवाज होते हैं उसको फॉलो करना होता है, तो उसके अनुरूप ही वो चलता है। और उसका जो स्टेटस होता है, परिस्थिति होती है कह सकते हैं, जो उसका स्टेटस होता है कि जाति के आधार पर क्या काम करना होता है, तो कहीं ना कहीं ये सब जन्म के आधार पर ही निश्चित हो जाता था पहले। आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्रियों जैसे समाजशास्त्री थे जैसे श्रीनिवास ने जाति को परिभाषित किया कि ये एक वंशानुगत अंतर्विवाही समूह है। मतलब कि इस अंतर्विवाही समूह मतलब कि अपनी ही जाति में विवाह करना, तो इसको अंतर्विवाही कहा जाता है। तो अंतर्विवाही समूह है जो कि प्रायः स्थानीय होते हैं। अधिकतर हर जाति का एक विशिष्ट व्यवसाय से परंपरागत संबंध होता है। मतलब अपनी एक जाति से कह सकते हैं एक व्यवसाय जुड़ा होता है हर जाति से, कि वो क्या काम करते हैं। तो व्यवसायिक परंपरागत संबंध होता है तथा जाति के स्थानीय पदक्रम में इसकी विशिष्ट परिस्थिति होती है। जातियों के मध्य संबंध अन्य बातों के अलावा छुआछूत की अवधारणाओं और प्रायः खानपान संबंधी निषेध से नियंत्रित होते हैं। तो कह सकते हैं जाति व्यवस्था में किस प्रकार हर चीज़ को एक निषेध कह सकते हैं कि मनाही है।
किस में खान पीन है किस में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं जाति व्यवस्था को बना के रखा जाता है, इसमें बनाए रखते हैं कि किसके घर में खाना खा सकते हैं, किसके घर में खाना नहीं खा सकते, किसके घर आपका घर का पानी पी सकते हैं, किसका घर का पानी नहीं पी सकते। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस जाति से बिलोंग करता है। अर्थात अपनी जाति में ही एक साथ बैठकर भोजन किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाति के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये परिभाषा जाति के आधार स्वरूप को वर्णित करती है, यद्यपि वास्तविक जीवन में जाति व्यवस्था की संरचना एवं प्रक्रियाएं संदर्भ में असंख्य मतलब बहुत सारे असंख्य विभिन्नताएं तथा समानताएं पाई जाती हैं। डिफरेंस मिलेगा और एक समानता भी दिखेगा जाति व्यवस्था में। कुछ तो समान मिलेगा, समान मतलब कि एक जैसा, और कुछ डिफरेंस भी मिलेगा जाति व्यवस्था में। तो आगे बढ़ते हैं। एक अत्यधिक लचीली गतिशील वास्तविक होने के नाते एक अत्यधिक लचीली गतिशील जो गति करती रहे धीरे धीरे कह सकते हैं, उसको गतिशील कहा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं गतिशील का, तो जैसे हम मेहनत करते हैं, पढ़ाई करके हम डिग्री हासिल करते हैं, तो हमारी जो पहले की स्थिति होती है उससे तो हम थोड़ा और ऊपर बढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने डिग्री ले ली है, अब आगे की हम सोचेंगे। तो कहीं नहीं ये चीज़ें आप गतिशील बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं, तो इसे गतिशील कहा जाता है। तो एक अत्यधिक लचीली गतिशील वास्तविकता होने के नाते इसमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के मध्य अत्यधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है, परंतु फिर भी ये प्रश्न उठता है कि हम जाति को किस आधार पर पहचानें, किस आधार पर हम जाति को पहचानें। ये मेनली मुद्दा कह सकते हैं होता है। इसे समझने के लिए हमें वर्ण तथा जाति के मध्य संबंध को समझना होगा। तो हमें क्या समझना पड़ेगा, जाति, वर्ण और जाति के बीच कैसा संबंध है। तो हम पढ़ते हैं वर्ण तथा जाति। सिद्धांत जाति व्यवस्था वर्ण प्रारूप से जुड़ी हुई है, जो कि हिंदू समाज को 4 वर्णों में विभाजित करती है। ब्राह्मण परंपरागत रूप से पुजारी तथा विद्वान होते थे। परंपरागत बहुत पुराने समय से विद्वान और पुजारी होते थे। क्षत्रिय जो होते शासन तथा सैनिक थे। वैश्य जो थे ये व्यापारी थे, ये व्यापार करते थे। और शूद्र की बात की जाए तो किसान, श्रमिक और सेवक आते थे शूद्र में। और ये जो शूद्र था ये तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की ये सेवा करते थे शूद्र। इन पहली 3 जातियों को द्विज कहा जाता था। जो 3 हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, सैन्य, वैश्य, इनको द्विज कहा जाता था, क्योंकि ये लोग उपनयन के वैदिक संस्कारों के समय जनेऊ पहनते थे। हिंदुओं में एक जनेऊ पहनना जाता है, तो वो पहनते थे। तथा परंपरा अनुसार शूद्रों को इस संस्कार की अनुमति नहीं है। जो शूद्र होते थे उनको ये संस्कार नहीं पहनते थे। वो अस्पृश्यता जातियाँ वर्ण व्यवस्था के बाहर होती थी। जो अस्पृश्य जातियाँ होती थी वो कहीं ना कहीं वर्ण जो व्यवस्था है इनसे कहीं ना कहीं वो बाहर होती थी। आगे बढ़ते हैं। वर्ण शब्द शाब्दिक रूप से रंग के लिए होता है, रंग के लिए होता है, तथा प्रारंभ में प्राचीन भारत में इसे आर्य तथा दास के मध्य मतलब बीच में भेद करने के लिए प्रयुक्त किया गया था। ऋग्वेद में यह शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि किसी भी वर्ग के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया है। किसी भी वर्ग के लिए ये वर्ण शब्द प्रयुक्त मतलब अपनाया नहीं गया है, ना उनमें ये मिलेगा। फिर भी वह वर्ग जो उस समय विद्यमान थे बाद में वर्ण कहलाए। आर्य तथा दास के मध्य मतलब बीच में आर्य तथा दास के मध्य मौलिक भेद बाद में आर्य एवं शूद्र के मध्य भेद बन गया। तो पहले नहीं था लेकिन बाद में ये भेद बन गया। जाति सारे भारत में पाई जाने वाली व्यवस्था है। आपको सारे भारत में मिलेगी। हर लोग किसी न किसी जाति के होते हैं। तो जाति सारे भारत में पाई जाने वाली व्यवस्था है, जिसका वर्ण प्रारूप अखिल भारतीय विविध संरचनात्मक व्यवस्था है। अर्थात वर्ण प्रारूप केवल एक ढांचा है जिसमें कि पूरे भारत में जातियों की असंख्य विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं। मतलब काफ़ी सारी जातियों में सभी डिफरेंस हमें मिलेगा, विभिन्नताएं जिसे कह सकते हैं देखी जा सकती हैं।
श्रीनिवास के अनुसार वर्ण योजना शब्दार्थिक अर्थ में एक पदक्रम है। अगर बात की जाए तो वर्ण जो है एक तरह से स्टेटस, पद के बारे में दर्शाता है कि किस क्रम में है। पदक्रम है क्योंकि इसके विभेदीकरण के आधार धार्मिक छुआछूत है। सामान्य अर्थों में उच्च जातियां उच्च वर्ग हैं तथा निम्न जातियां निम्न वर्ग हैं। फिर भी जाति एवं वर्ग के मध्य ये संबंध सदैव सही नहीं होता। कोई जाति धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार उच्च हो सकती है। धार्मिक अनुष्ठान मतलब के आधार पर कहा जाए तो कोई जाति धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार बड़ी हो सकती है, परंतु स्थानीय जातिगत पदक्रम में नीचे हो सकती है, क्योंकि ये पदक्रम आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक कारकों आदि से भी निर्धारित होता है। इसका अर्थ है कि लोग पढ़ लिख कर या तो अपना स्टेटस अच्छा बना लेते हैं, उस आधार पर भी कहा गया है कि या तो राजनीति में अच्छा हो या शैक्षणिक उसमें अच्छा हो। तो कहीं ना कहीं ये जो पदक्रम है जिस स्टेटस पे है वो ये पदक्रम आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक कारकों आदि पर भी निर्धारित होता है। कहीं ना कहीं इस पे भी डिपेंड करता है कि वो किस अपने स्टेटस में कह सकते हैं कि अपने उच्च पद पर है या नीचे। आर्थिक तौर पे मतलब उसकी ज़रूरतों के हिसाब से बात की जाए तो इस प्रकार जाति व्यवस्था की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता ये है कि माध्य स्तरों पर वास्तविकता के स्तर पर पदक्रम में अस्पष्टता होती है। आगे बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार केवल 4 मुख्य जातियां होती हैं जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार होती हैं। इस व्यवस्था में अस्पष्टता मतलब कह सकते हैं भेदभाव, जैसे कह सकते हैं छुआछूत, तो अस्पष्ट शामिल नहीं है तथा इसकी संख्या पूरे भारत में एक सी है। परंतु ये बात वास्तविकता के धरातल पर वैदिक काल में भी सत्य नहीं थी। उस समय भी ऐसे व्यावसायिक समूह थे जो वर्णों में नहीं आते थे। यद्यपि यह बात भी निश्चित नहीं है कि ये समूह जातियां कहीं जा सकती हैं या नहीं। धुर्य के अनुसार प्रत्येक भाषाई क्षेत्र में लगभग 200 जाति समूह हैं। जो भाषा के आधार पे बात की जाए क्षेत्र जो हैं उसमें जो जातियों की बात की जाए तो 200 जातियां समूह पाए जाते हैं, जो कि लगभग 3000 लघु इकाइयों में उपविभाजित हैं, मतलब छोटे छोटे कह सकते हैं लघु। कितने 3000 लघु इकाइयों में उपविभाजित हैं, बटे हुए हैं। इनमें से प्रत्येक अंतर्विवाही हैं। अंतर्विवाही मतलब कि अपनी ही जाति में विवाह करना इनमें शामिल है। छोटी छोटी जो जातियां होती हैं ये न कहीं अपने ही जाति में विवाह संपन्न करती हैं तथा व्यक्ति को कार्यकारी सामाजिक जीवन का क्षेत्र प्रदान करता है। अंततः ये बात कही जा सकती है कि वर्ण व्यवस्था समाज के प्रमुख सर्व वर्गों से ही संबंधित है, न कि वास्तव में विद्यमान कार्यकारी इकाइयों से। तो कह सकते हैं जो जातियां हैं, जो जाति व्यवस्था है समाज में, कहीं न कहीं सभी वर्गों में आपको मिलेगा देखने को, और सभी वर्गों से ये संबंधित हैं, जुड़ी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए जाति व्यवस्था को इसमें किस प्रकार दर्शाया गया है, मैं आपको 2 मिनट दिखाती हूँ। ये देखिए वर्ण, जाति और उपजाति में इन्होंने किस प्रकार दिया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो किस प्रकार इनमें सारा बताया गया है। ये कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था का जो वर्ण मॉडल बताया गया है कि एक तरह से मॉडल दिखाया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। श्रीनिवास के अनुसार वर्ण व्यवस्था ने जाति की वास्तविकता को तोड़ा मरोड़ा है। जो वर्ण व्यवस्था है कहीं ना कहीं उसने जाति की जो वास्तविकता को तोड़ा मरोड़ा है, परंतु इसके कारण साधारण पुरुष एवं महिलाओं के लिए वर्ण व्यवस्था में किसी जाति की सामान्य स्थिति को समझना तथा उसका मूल्यांकन करना सरल है। इसका संपूर्ण भारत के लिए एक समान सामाजिक भाषा प्रदान की है जो हर व्यक्ति की समझ में आ सकता है। मतलब कहीं ना कहीं जो निम्न वर्ग है कहीं ना कहीं उनको एक ही नाम में बदल दिया है। मतलब
कहने का भाव ये है कि जो भी छोटी जातियां हैं कहीं ना कहीं उनको, जैसे अनुसूचित जातियां ये या जो जनजातियां होती हैं, कहीं ना कहीं इनको एक नाम दे दिया गया ताकि इनके बारे में डायरेक्ट पता किया जा सके कि ये किस वर्ग में आती हैं। तो उनका कहीं ना कहीं इनको एक नाम दे दिया गया है भाषा के आधार पर। तो हर व्यक्ति सामाजिक भाषा प्रदान की है जो हर व्यक्ति की समझ में आ सकता है। वास्तविक तथ्यों पर आधारित न होते हुए भी इस प्रकार की घनिष्ठता लोगों के मध्य एकता का भाव जगाती है। इस प्रकार भारतीय समाज, जिसका अर्थ यहाँ मूलतः हिंदू समाज से है, इस प्रकार भारतीय जो समाज है जिसमें हिंदू की बात की गई है भारतीय समाज में, तो भारतीय समाज परिवर्तनों एवं सुधारों से भरपूर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे इसमें परिवर्तन भी हुआ और काफ़ी सुधार भी हुए जब सुधार की ज़रूरत पड़ी। परंतु ये परिवर्तन वर्ण पदक्रम की पृष्ठभूमि में हुए हैं। ये वर्ण व्यवस्था सारे भारत में लगभग स्थिर है, जबकि जाति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो जाती है। एक ही वर्ण में कई जातियां होती हैं, जो एक ही वर्ण है उसमें कई जातियां होती हैं तथा एक जाति में कई उपजातियां पाई जाती हैं। एक जाति में ही कई उपजातियां पाई जाती हैं, मतलब आपको इसमें देखने को मिलेगा एक जो वर्ण होता है उसमें कई जातियां, जैसे ये यादव हुए, ये और चौधरी हुए, तो उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों की जो जातियां इसमें मिलेंगी। एक ही वर्ण में कई जातियां होती हैं तथा एक ही जाति में कई उपजातियां पाई जाती हैं। वर्ण से जाति तथा जाति से उपजाति की संरचना इसमें बताया गया है। चित्र मतलब हम आगे पढ़ते हैं, इसमें आगे हम अच्छे से समझ लेंगे। तो इसमें यही बात की गई है कि इसमें बस यही चीज़ बताया गया है कि जो जातियां हैं कहीं ना कहीं उनको उनका नाम के आधार पर उनको बांट दिया गया कि इनको जो निम्न जाति के लोग हैं इनको, जैसे अनुसूचित जाति या जो पिछड़े लोग हैं उनको एक नाम दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं जाति व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। जो मेन बात होगी मैं आपको वही चीज़ समझाऊंगी, फालतू में चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। जाति व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। आइए अब जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र डालें। धुरी के अनुसार जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। किसके अनुसार? धुरी के अनुसार। तो जानते हैं पदक्रम के बारे में। पहला उसका स्टेटस जान सकते हैं कि उसका पद किस प्रकार है जाति व्यवस्था में, तो पदक्रम। फिर उसके बारे में पढ़ेंगे अंतर्विवाह, और उसके बाद वंशानुगत व्यवसाय के साथ ही सहसंबंध, जो अपने पूरे जो पुराणिक परंपरागत जो उसका व्यवसाय है उसके साथ उसका कैसा संबंध है। भोजन व सामाजिक व्यवहार संबंधी निषेध, कि कहाँ पे भोजन किया जा सकता है किस जाति में नहीं किया जा सकता। आप गांव जाएंगे तो आपको बहुत चीज़ें देखने को वहाँ पर मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं, प्रथाओं, पोशाक एवं बोलचाल में विभिन्नता, कि उनकी बोलचाल, उनकी पोशाक अलग अलग होती है। जैसे आप किसी भी स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको भाषा भी अलग मिलेगी, पोशाक भी डिफरेंस मिलेगा उनमें, और जो बोलचाल है वो भी आपको अलग ही मिलेगी। समाज के विभिन्न भागों पर लागू नागरिक एवं धार्मिक असमर्थताएं और सुविधाओं के बारे में जानेंगे। तो आगे शुरू करते हैं। हिंदू समाज जाति के खंडनात्मक भागों में बटा है, मतलब कई भागों में बटा है। जाति एक पदित परिस्थिति है, मतलब एक स्टेटस के बारे में कह सकते हैं, एक उसकी स्थिति के बारे में बताता है कि वो किस परिस्थिति से बिलोंग करता है। तो जाति एक पदित परिस्थिति है क्योंकि जाति की सदस्यता जन्म से ही प्राप्त होती है। वंशानुगत जाति समूह एक सामाजिक तथा धार्मिक अनुष्ठानों के पदक्रम व्यवस्थित होते हैं, जिसमें ब्राह्मण सर्वोच्च स्थान पर होता है, सबसे ऊंचे स्थान पर होता है। उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य व अंत में शूद्र आते हैं। जातिगत समाज के सामाजिक पदक्रम में निम्नतम सीढ़ी पर अस्पृश्य होते हैं। अगर निम्नतम की बात की जाए, सबसे नीचे की बात की जाए, तो उस सीढ़ी पर अस्पृश्य लोग होते हैं, जैसे जो कहते हैं समाज में भेदभाव जैसे जिनके साथ किया जाता है उनको अस्पृश्य कहा जाता है। तो अस्पृश्य होते हैं जो कि धार्मिक रूप से सर्वाधिक अशुद्ध होते हैं जो धार्मिक तौर पे उन्हें कहा गया है। अंततः पदक्रम की अवधारणा जातिगत समाज का मूल है।
धार्मिक अनुष्ठानों के अर्थों में प्रत्येक जाति दूसरी जाति से कम या अधिक शुद्ध अथवा अशुद्ध मानी जाती है। तो मतलब कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर कोई जाति बड़ी होती है तो कोई जाति शुभ होती है, छोटी होती है, कह सकते हैं कोई शुद्ध होती है तो कोई अशुद्ध होती है, कोई कम आंकी जाती है तो कोई बहुत बड़ी आंकी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा माना जाता है वर्ण व्यवस्था के आधार पर। एक समय था जब कुछ जाति के लोगों की छाया भी प्रदूषक या अशुद्धिकारक मानी जाती थी। दूर से ही कह दिया जाता था, हाथ ही उठा दिया जाता था कि दूर रहो। तो इस आधार पे आप समझ सकते हैं अशुद्धिकरण माना जाता था उनको। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में शनार या ताड़ी निकालने वाले को ब्राह्मण से 24 कदम की दूरी रखनी पड़ती थी। केरल में नायर लोग निमुद्री ब्राह्मण से बात तो कर सकते थे पर उसे छू नहीं सकते थे। कौन? नायर लोग निमुद्री ब्राह्मणों से उनसे बात तो कर सकते थे पर उन्हें छू नहीं सकते थे। तियान जाति के सदस्यों को ब्राह्मण से 36 कदम की दूरी रखनी पड़ती थी। कौन से? तियान जाति के सदस्यों को। अंततः परंपरागत रूप से अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों को उच्च जातियों के घरों में प्रवेश निषेध था। मतलब उच्च जातियों के घरों में वह नहीं जा सकते थे। दक्षिण भारत में अंग्रेजी काल तक भी, दक्षिण भारत की बात करिए, साउथ की तरफ की बात की जा रही है। दक्षिण भारत में अंग्रेजी काल तक भी कस्बों व शहरों के कुछ भागों में अस्पृश्य जाति नहीं जा सकती थी। तो मतलब कई कस्बों और कई शहरों में जो अस्पृश्य जाति होती थी जिनसे भेदभाव किया जाता था, वो जातियाँ कस्बों और शहरों में कि कुछ भागों में वह नहीं जा सकती थी। मतलब इतना ज़्यादा पहले भेदभाव किया जाता था। अभी भी किया जाता होगा लेकिन गांव के इलाकों में। आगे बढ़ते हैं। अपनी ही जाति अथवा उपजाति समूह में विवाह अर्थात अंतर्विवाह जाति व्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। मतलब अपनी ही जाति में विवाह करना जाति व्यवस्था की स्थायी निरंतरता के मुख्य कारणों में से ये एक है। प्राय लोग अपने ही जाति समूह में विवाह करते हैं। परंपरागत रूप से प्रत्येक जाति का एक व्यवसाय होता था। ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा पाई जाती थी। जजमानी प्रथा अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया है आप सबको, जिसमें मैंने बताया था जजमानी प्रथा के बारे में कि अपनी सेवा प्रदान करना। जैसे ब्राह्मण जो है वो राजा को सेवा प्रदान करेगा और ब्राह्मण को उनसे नीचे के लोग अपनी सेवा प्रदान करेंगे। तो ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा पाई जाती थी, जिसके बारे में आपने पहले ही इकाई में पढ़ा है। मैंने भी पढ़ाया है आपको और आपने भी पढ़ा है। जजमानी प्रथा के कारण प्रत्येक जाति का अपने वंशानुगत व्यवसाय पर लगभग एकाधिकार था। मतलब जो उनका व्यवसाय था पुराने जो परंपरागत तौर से, उसी पर वो कार्य करते थे। प्रत्येक जाति अपने व्यवसाय की धार्मिक छुआछूत के आधार पर ऊपर या नीचे संस्कृत होती थी। मतलब कह सकते हैं कि व्यवसाय के आधार पर उनको ऊंचा या नीचा समझा जाता था। जो नीचा काम करता था उन्हें कहते थे नीचे वर्ग के लोग हैं, जो ऊंचा का काम करते थे उन्हें कहते थे ऊंचे, श्रेष्ठ माना जाता था। तो इस प्रकार किया जाता था। उत्तर भारत की चमार जातियाँ अस्पृश्य मानी जाती थी। अस्पृश्य मतलब इनको भी, इनके घर में पानी या बड़े बड़े जो उच्च वर्ग के लोग थे पानी या खाना इनके घर में नहीं खाते थे। तो उनको उत्तर भारत की जो चमार जातियों के साथ अस्पृश्य मानी जाती थी, क्योंकि उनका व्यवसाय भी चमड़ा प्रयुक्त होता था। चमड़ा प्रयुक्त मतलब कह सकते हैं चमड़े से रिलेटेड वो व्यवसाय करते थे। और कुछ इस आधार पर भी किया जाए, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, क्योंकि जो छोटी वर्ग के लोग होते थे वो मीट मांस ज़्यादा खाते थे, जो उच्च वर्ग के लोग खाना शायद नहीं पसंद करते थे। तो इस वजह से भी वो इनको नीचा समझते थे। आगे बढ़ते हैं। जैसे मांस खा लेना, उसका कह सकते हैं बकरे का मांस खा लेना, सूअर का मांस खा लेना, तो इस प्रकार भी उनसे भेदभाव किया जाता था, क्योंकि उच्च वर्ग के लोग शायद ये सब नहीं खाते थे। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक जाति की अपनी
प्रत्येक जाति की अपनी अपनी एक जाति परिषद अथवा पंचायत होती थी, जहां इस जाति के सदस्यों की शिकायत सुनी जाती थी। प्राय जाति का सर्वाधिक आयु का सदस्य, मतलब उम्रदार कह सकते हैं, बूढ़ा या उम्रदार कह सकते हैं, सर्वाधिक आयु का सदस्य इन जाति परिषदों का प्रमुख होता था, मतलब लीडर कह सकते हैं, उन्हीं जातियों में से होता था और उम्र दराज होता था। जब कोई सदस्य जाति संबंधी निषेध का पालन नहीं करता था, उन नियमों का पालन नहीं करता था, तो उसे सदस्य को जाति से बाहर निकालने की शक्ति इन परिषदों को प्राप्त थी, तो वो इनको बाहर जाति से निकाल सकते थे। तो उन्हें जो जाति परिषद होती थी, जो भी नियमों को नहीं मानता था, तो वो उनको अपने कह सकते हैं जाति से बाहर या सदस्य संख्या सदस्यों में से उनको बाहर कर दिया जाता था। प्राय विवाह, खान पान एवं सामाजिक व्यवहार पर जाति संबंधी निषेध कहीं कहीं अभी भी लागू होते हैं। अभी भी आपको, अगर आप जाएंगे कहीं भी, शहरों में कम हो गया है, पर गांव में आप जाएंगे तो अभी भी ऐसा होता है। जो जैसे चमार एग्जाम्पल, दूसरे चमार जाति है, तो अभी भी जिस ठाकुर कह सकते हैं, तो उनके घर का पानी अभी भी नहीं पी सकते, अभी भी नहीं खा सकते। आप इसको दो तरफा भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनको नीचा वर्ग समझा जाता है, और एक वर्ग ये भी, हाँ यही आप समझ सकते हैं कि उनको नीचा समझा जाता है, अभी भी पानी नहीं पीते। आपको ज़्यादातर मामला ऐसा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि इस भाग में हमने जाति व्यवस्था की अनिवार्य विशेषताओं की रूपरेखा दी है, तथापि जाति संरचना में अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाति की प्रक्रियाशीलता के अध्ययन से ये विभिन्नताएं स्पष्ट हो जाती हैं। जाति व्यवस्था की विभिन्नताओं का मूलतः 3 आयामों में विश्लेषण किया जा सकता है। अंततः अगले भाग में क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आयामों की चर्चा की जाएगी। किसकी? क्षेत्रीय विभिन्नताओं, क्षेत्र में जो डिफरेंस की बात की जाएगी, अगले उसमें हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत जाति संरचना, नातेदारी, जाति संरचना तथा व्यवसाय एवं जाति संरचना एवं शक्ति के संबंधों का वर्णन किया जाएगा। तो आगे हम ये पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं, ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आयाम के बारे में। तो भारत के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले, इसको मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, मेन मैं जहाँ से पढ़ूंगी वहाँ मैं आपको समझाते चलूँगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। भारत के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले जाति स्थिरीकरण प्रथाओं तथा वैवाहिक नियम तथा जाति प्रभुता के विभिन्न विन्यासों में जाति को एक क्षेत्रीय यथार्थ के रूप में देखा जा सकता है। स्पष्ट की बात उद्देश्य से की जाए तो जाति की क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आयाम की 3 पक्षों के संदर्भ में व्याख्या की जाएगी। पहला, जाति संरचना के बारे में पढ़ेंगे हम, एवं नातेदारी के बारे में पढ़ेंगे, जाति संरचना नातेदारी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जाति संरचना तथा व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जाति संरचना एवं शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो यहीं से शुरू करते हैं, आगे बस चर्चा की गई है। तो हम पढ़ते हैं जाति संरचना एवं नातेदारी के बारे में। भारत में हिंदुओं में जाति संरचना नातेदारी से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई कह सकते हैं, संबंधित है। नातेदारी वो कहा जाता है, मैं बताऊं इसका आपको, तो नातेदारी वह होता है जैसे विवाह के द्वारा जब संबंध जोड़े जाते हैं, उनकी जो, जैसे कह सकते हैं लड़की के जो परिवार वाले होते हैं, जब लड़की का विवाह कर देते हैं, उसके बाद जो लड़के के जो परिवार वाले होते हैं या लड़के को, तो उनको नातेदार कह के बुलाया जाता है कि ये नातेदार हैं, क्योंकि नाम तो लिया नहीं जाता, तो उनको नातेदार कहा जाता है। तो इसी प्रकार ये भारत में हिंदुओं में ये नातेदारी कहीं न कहीं घनिष्ठ रूप से संबंधित है, जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं। इस संबंध में एकमात्र कारण जाति व्यवस्था की अंतर्विवाही प्रकृति है, मतलब अपनी ही जाति में विवाह करना, ये कहीं न कहीं जाति व्यवस्था की अंतर्विवाही प्रकृति है। मूलतः जाति स्थिरीकरण की बंद व्यवस्था है, क्योंकि इसकी सदस्यता जन्मजात परिस्थिति के मानदंडों द्वारा प्राप्त होती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसका सदस्य बनता है।
यदि जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण, शहरीकरण आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता भी हो तो ये भी एक संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि केवल परिस्थिति का परिवर्तन मात्र होगा। इसमें ये बात की गई है कि अगर कोई अपनी संस्कृति की बात की जाए, जैसे संस्कृतिकरण में आपको बताऊं क्या होता है। जैसे मैं नीचे वर्ग की, अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं नीचे वर्ग की हूँ, आप ऊंचे वर्ग के हैं, तो अगर मुझे कह सकते हैं मुझे अपने आप को बदलना है या मैं अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहती हूँ, तो मैं आपकी जो जैसा आप पहनते हैं, जैसा आप खाना पीना खाते हैं, मैं भी सेम वैसे ही करने लग जाऊँ, जिससे आप तुलना ही नहीं कर सकते कि मैं किस जाति की हूँ। तो कहीं ना कहीं इसी को संस्कृतिकरण कहा जाता है। और शहरीकरण भी यही होता है कि शहरों, और इसी प्रकार अगर बात की पश्चिमीकरण की बात भी की जाती है, जो पश्चिमी वेशभूषा, हर चीज़ पश्चिमी लोगों की, अमेरिका के लोगों की समझ लीजिए, अपना लीजिए, तो उसी को ही कहा जाता है। तो यदि जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण, शहरीकरण आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता भी हो तो ये भी एक संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि केवल परिस्थिति का परिवर्तन मात्र होगा। आप कोई पोस्ट ले लेते हैं अच्छी खासी, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस जाति से बिलोंग जरूर करेंगे। ये नहीं कि आपने कोई अच्छी पोस्ट ले ली तो आपने पूरी जाति का ही बदल दिया, आपने सीधा आप अलग ही हो गए जाति से, ऐसा नहीं है। वही बात की गई है, सामाजिक गतिशीलता भी अगर आप प्राप्त कर लेते हैं, अच्छी पोस्ट धारण कर लेते हैं, या आप समाज में उच्च वर्ग पर चले जाते हैं अपनी मेहनत के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये आपकी जाति तब भी आपके साथ जुड़ी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। आइए अब पहले जाति व्यवस्था में पदक्रम के महत्व देखें तथा फिर नातेदारी व्यवस्था को समझें। पहले पदक्रम के बारे में जानेंगे, फिर नातेदारी व्यवस्था को समझें, जिससे हमें दोनों के बीच संबंध समझ आए। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति का सदस्य बना रहता है, चाहे उसकी व्यक्तिगत परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। व्यक्तिगत परिस्थिति मतलब कि अगर वो कोई भी अच्छी पोस्ट पढ़ लिख कर कोई भी अच्छी पोस्ट या राजनीति में चला जाए, कुछ भी हो, कुछ भी बन जाए वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस जाति से जुड़ा रहेगा। इसमें यही बात कही गई है। मैंने पहले भी ये चीज़ बता दी हुई है आपको, वही चीज़ इसमें कही गई है कि चाहे वह उसकी व्यक्तिगत परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। समाज के स्थानीय पदक्रम में जाति समूह की सामाजिक गतिशीलता होने पर संरचना में होने वाला परिवर्तन केवल इस जाति समूह की परिस्थिति में एक स्तर से दूसरे स्तर तक का परिवर्तन है। इस प्रकार का परिवर्तन जाति व्यवस्था में पदक्रम के महत्व को उभार कर दर्शाता है। पदक्रम के बारे में हमने पढ़ा इसमें, तो पदक्रम के बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं नातेदारी के बारे में। नातेदारी वह पद्धति अथवा व्यवस्था है जिसमें समाज के सदस्य अन्य सदस्यों के साथ जुड़े होते हैं। नातेदारी संबंध दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक समरसत या सहोदर होता है तथा दूसरा विवाह संबंधी होता है। दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको सिर्फ विवाह संबंधी वाला बताया था। इसमें एक समस्तर या मतलब सहोदर मतलब भाईचारा, जैसे एक गांव में आप रहते हैं तो उस गांव में सारे लोग जो होते हैं आपके भाई बंधु ही होते हैं, तो वही चीज़ बताई गई है सहोदर। और उसके बाद है विवाह के द्वारा जो संबंध जुड़ते हैं उसको नातेदारी कहते हैं। तो समरसत संबंध रक्त के संबंध से होते हैं, खून से संबंधित होते हैं, जैसे कि माता पुत्री का, माता पुत्र का, पिता पुत्री का जो बीच संबंध होता है इसको समरत या सहोदर संबंध कहा जाता है। विवाह के द्वारा बने संबंधों को विवाह संबंध कहते हैं, जैसे कि पति या पत्नी के भाई आदि के मध्य जो संबंध होते हैं, कहीं ना कहीं इसके बारे में बताया गया है कि जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया है कि जो लड़की के जो घर वाले हैं, लड़की के जो ससुराल वाले को क्या कहेंगे, तो वो नातेदार कहेंगे या नातेदारी कहेंगे। तो उसमें वही बात की गई है कि पति या पत्नी के भाई आदि के संबंध। तो आगे चलते हैं। भारत में नातेदारी मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ाती हूँ कि मतलब अगर मैं किसी और भी को पढ़ाऊँ तो थोड़ा, चलिए शुरू करते हैं। भारत में नातेदारी प्रमुखता उपजातियों की आंतरिक संरचना का विश्लेषण है। जाति का सबसे बड़ा भाग उपजाति होती है। सबसे बड़ा जो भाग होता है वो उपजाति होता है। हमारे जो टीचर्स थे वो
वो भी इस तरह नहीं पढ़ाते थे। अगर मैं आपको बात बताऊं, सच बात बताऊं, तो जो हमारे टीचर्स होते थे ना, वो भी इस तरह नहीं पढ़ाते थे। कैसे करते थे, जब हम पढ़ते थे तो वो क्लास में आते थे और बुक उठाते थे, कहते थे ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा। बड़ी क्लासों की बात बता रही हूँ मैं आपको। कहते थे ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं कल मैं आऊँगी, आप मुझे सुना दीजिएगा। ऐसे करके बस चले जाते थे, और कभी कभी तो सुनते भी नहीं थे। तो ऐसा होता था हमारे उसमें जब हमें टीचर्स पढ़ाते थे। तो मैं तो आपको पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा रही हूँ। चलो शुरू करते हैं। जाति का सबसे बड़ा उपभाग, जब सबसे बड़ा भाग उपजाति होती है, और ये जाति के लगभग सभी प्रक्रिया मतलब कार्य जो होते हैं निभाती है, जैसे अंतर्विवाह, सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण मतलब होता है कहीं ना कहीं कहाँ विवाह कर सकते हैं, कहाँ विवाह नहीं करते, कहीं ना कहीं समाज का भी एक नियंत्रण होता है। सामाजिक नियंत्रण, उदाहरण के लिए ब्राह्मण जाति के अनेक उपजातियां हैं, जैसे गोंड ब्राह्मण, कन्याकुब्ज, संस्कृत ब्राह्मण आदि। ब्राह्मणों की मुख्य जाति का ये भाग वास्तविक रूप से प्रक्रियात्मक समूह होता है, जिसमें सभी सामाजिक अंतक्रियाएं, विवाह आदि होते हैं। मतलब उनमें सब अपना विवाह कहाँ पे विवाह करते हैं, कहीं बाहर के लोगों से नहीं करते हैं। तो वही बात की गई है, सामाजिक अंतक्रियाएं जो होती हैं, विवाह आदि होते हैं। यद्यपि इन भागों को भी उपभागों में विभक्त किया गया है। ये जो भाग हैं इनको भी अलग अलग भागों में मतलब बांट दिया गया है, तथा इनके क्षेत्रीय अर्थ भी हैं। क्षेत्र के आधार पर भी इनके अर्थ हैं, जैसे कि उत्तर भारत के सर्वपुरी ब्राह्मण वे हैं जो कि मूल रूप से सरयू या घाघरा नदी के पार वाले क्षेत्र में रहते हैं। तो क्षेत्र के आधार पर भी बांट दिया गया है कि ये जो ऐसे इसमें बताया गया है कि सरयू या घाघरा नदी के जो पार वाले क्षेत्र में रहते हैं, ये कौन है, सरयूर ब्राह्मण। तो इस प्रकार इनको क्षेत्र के आधार पर भी बांट दिया। गांव विशेष की जाति के लोग जो गांव में रहते हैं, गांव विशेष के जाति के लोग वास्तविक जाति समूह होते हैं, जबकि सार्थक उपजाति समूह जिसमें विवाह व नातेदारी होती है, सार्थक की बात की जाए जिसमें विवाह एवं नातेदारी होती है, वह गांव के आसपास के क्षेत्र की अनेक बस्तियों के लोगों से बनता है। गांव के आसपास के क्षेत्र के अनेक जो बस्तियों के लोग होते हैं उनसे बनता है। अंतर्विवाहिक प्रथा तथा सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध के कारण व्यक्ति का उपजाति समूह में ही विवाह होता है या अपनी ही जाति समूह में विवाह होता है, जो कि प्रायः गांव से बाहर विस्तृत क्षेत्र में फैला होता है। तो अपने जाति में ही विवाह करना मेन समझा जाता है। भारत के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली नातेदारी व्यवस्था एक दूसरे से अनेकों अर्थ में भिन्न है। मतलब कहीं ना कहीं आपको काफ़ी आपको अंतर मिलेगा, इनमें भिन्न है। सामान्य अर्थों में नातेदारी व्यवस्था को उत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र तथा दक्षिण क्षेत्र में श्रेणीगत किया गया है। मतलब श्रेणियों में बांटा गया है। किसकी? उत्तर भारत की और मध्य भारत की और दक्षिण भारत की जो नातेदारी व्यवस्था है, उसको जो विवाह के द्वारा भी कह सकते हैं बनते हैं, उसको कहीं ना कहीं श्रेणियों में बांट दिया गया है। उत्तरी भारत अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है। उत्तर भारत की बात की जाए, उत्तर प्रदेश समझ लीजिए। उत्तर भारत अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें अनेक प्रकार की नातेदारी व्यवस्था पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विंध्याचल के मध्य का क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र में व्यक्ति अपने गांव के बाहर विवाह करता है, क्योंकि एक गांव में एक जाति के सभी सदस्य भाई व बहन अथवा चाचा चाची आदि माने जाते हैं। एक गांव के लोग अपने भाई बहन की तरह उनको माना जाता है या चाचा चाची माने जाते हैं। अपने ही गांव के व्यक्ति से विवाह इसलिए ही निषेध होता है, मतलब मनाही होती है अपने गांव के व्यक्ति के साथ विवाह करना। वस्तुतः किसी भी व्यक्ति के गांव के इर्द गिर्द 4 मील के अर्ध व्यास का बहिर्विवाह घेरा खींचा जा सकता है। तो मतलब कह सकते हैं बहुत दूर विवाह किया जाता है उत्तर भारत में। अगर विवाह के बारे में बात की जाए तो बहुत दूर विवाह किया जाता है। 1-2 गांव छोड़कर या 5-4 गांव छोड़कर विवाह होता है उत्तर भारत में, अगर लड़की का विवाह करना हो तो।
उत्तरी भारत में प्राय अनुलोम विवाह होते हैं, जिसमें पुरुष विशेष का अपने गोत्र से नीचे के गोत्र की महिला विशेष से विवाह होता है। मतलब कह सकते हैं पुरुष का ज़्यादा ऊंचा मान लीजिए और महिला का नीचे कह लीजिए। तो पुरुष विशेष का अपने गोत्र से नीचे की गोत्र की महिला से विवाह होता है। दूसरे शब्दों में किसी भी महिला का विवाह एक उपजाति के भीतर निम्न परिस्थिति समूह से उच्च परिस्थिति समूह में होता है। मतलब वो नीचे से कह सकते हैं, जो महिला होती है उसका निम्न परिस्थिति, निम्न मतलब होता है स्टेटस कह सकते हैं, निम्न परिस्थिति समूह से उच्च परिस्थिति समूह में होता है। नीचे से कहीं ना कहीं ऊंचे लोगों में कि अपना जो कह सकते हैं कि ऊंचे लोगों के बीच में ही विवाह होता है समूह में। अनुलोम विवाह एवं ग्राम बहिर्विवाह के फलस्वरूप क्षेत्रीय रूप से आपसी संबंध विस्तृत हो जाते हैं। विवाह संबंधी नातेदारी तथा मातृपक्षी संबंधों के कारण अनेक गांव परस्पर जुड़ जाते हैं। तो इसमें ये बात कही गई है कि जो विवाह होता है अनुलोम विवाह, इसमें क्या होता है कि जो लड़की होती है वो उच्च गोत्र के लड़के के साथ उसका विवाह होता है और इस प्रकार एक गांव दो गांव छोड़कर ही विवाह संपन्न करवाया जाता है। मध्य प्रदेश में रामखेड़ी गांव के अध्ययन में एडियन मेयर ने न केवल गांव की राजपूत जाति तथा अन्य उपजातियों का वर्णन किया अपितु इसके इर्द गिर्द के क्षेत्र का भी वर्णन किया। मतलब उन्होंने रामखेड़ी गांव का उन्होंने अध्ययन किया, किसने? एडमियर मेयर ने। गोत्र मतलब होता है क्लेन, वंश मतलब होता है लाइनेज तथा कुटुंब सभी जाति की आंतरिक संरचना के भाग होते हैं। कुटुंब जो सभी जातियां होती हैं उनके बारे में, कुटुंब सभी जातियों की आंतरिक संरचना जो होती है, आंतरिक संरचना मतलब कि एक तरह के ही लोग, उसको कुटुंब कहा जाता है। सभी जाति की आंतरिक संरचना के भाग को तथा साथ ही साथ नातेदारी संगठन के भी भाग हैं। ये समूह समय के साथ साथ बढ़ते व विभाजित होते हैं, बढ़ते रहते हैं, अलग होते रहते हैं। तो आइए जानते हैं। उत्तरी क्षेत्र में परिवार का संगठन मुख्यतः पिता सत्तात्मक एवं पिता स्थानीय होता है। मतलब पिता ही सत्ता की बात की जाए तो पिता का ही मेन सत्ता उन्हीं की चलती है। वंश की निरंतरता पुरुष के माध्यम से मानी जाती है। वंश का जैसे कहते हैं हमारे वंश चलाने के लिए एक पुत्र की ज़रूरत है, तो कहीं न कहीं जो पुरुष ही माध्यम है वंश चलाने के लिए, अर्थात इसी क्षेत्र में पिता वंशीय व्यवस्था पाई जाती है। यह पिता सत्तात्मक व्यवस्था है। मतलब पिता सत्तात्मक व्यवस्था है, क्योंकि परिवार में पुरुष प्रमुख की प्रभुता होती है। कह सकते हैं पुरुष का ही प्रभुत्व होता है तथा यह पिता स्थानीय है, क्योंकि विवाह के बाद वधू को रहने के लिए वर के पिता के घर लाया जाता है। तो जो पिता होते हैं उन्हीं का ही स्थान ग्रहण करती है। जो लड़की विवाह के बाद जब आती है तो कह सकते हैं अपने पति के साथ वो अपने ससुराल ही आती है। तो आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः उत्तर की अधिकांश जातियों में गोत्र विवाह के नियम का पालन किया जाता है, जैसे कि दक्षिण पंजाब, दिल्ली व हरियाणा की जाट जातियों में। इस नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति का विवाह अपने पिता के गोत्र में विवाह नहीं हो सकता। मतलब जो खुद के गोत्र होता है उसमें विवाह नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। और किसमें विवाह नहीं कर सकते? अपनी माँ के गोत्र में विवाह नहीं हो सकता। अपने पिता के भी अपना खुद का गोत्र, अपनी माँ का गोत्र में विवाह नहीं हो सकता। अपनी दादी के गोत्र में विवाह नहीं हो सकता। अपनी दादी के में भी विवाह नहीं हो सकता और नानी के गोत्र में विवाह नहीं हो सकता। इन सब में विवाह करना वर्जित है, मतलब विवाह नहीं हो सकता। इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपने नातेदारों से विवाह नहीं करता अथवा आदर्श रूप से माँ की 5 पीढ़ियों तक व पिता की 7 पीढ़ियों तक विवाह नहीं करता। माँ की 5 पीढ़ियाँ निषेध करता है, वो विवाह नहीं कर सकता, और पिता की 7 पीढ़ियों तक। तथापि वास्तविकता में ये नियम तोड़े जा सकते हैं, जैसे कि मेयर ने अपने अध्ययन में पाया। अंततः उत्तरी क्षेत्र में दो
3 पीढ़ी तक के चचेरे मौसेरे फुफेरे व ममेरे भाई बहनों से विवाह निकटाभिगमन जैसा माना जाता है, मतलब अच्छा नहीं माना जाता। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, इस क्षेत्र के अधिकांश भागों में सभी जातियों द्वारा ग्राम बहिर्विवाह का पालन किया जाता है, मतलब अपने गांव को छोड़कर बाहर विवाह करना दूसरे गांव में, तो बहिर्विवाह का पालन किया जाता है सभी जातियों में, विशेषतः ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य जातियों द्वारा। ब्राह्मण लोग तो पूरा जिला ही पार करवा देते हैं, और जिला की बात भी करें तो काफ़ी दूर दूर तक कह सकते हैं, ठाकुर लोग भी बहुत दूर तक विवाह करते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य जातियाँ खासकर अपने गांव से बाहर विवाह करवाते हैं अपने बच्चों का। इस नियम को दिल्ली, पंजाब व हरियाणा सॉनसन का नियम कहते हैं। किसका? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में सॉनसन का नियम कहते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं। मध्य भारत में जाति अंतर्विवाह की सामान्य प्रथा पाई जाती है। मध्य भारत में अपने ही जाति में विवाह करना अंतर्विवाह प्रथा पाई जाती है। मध्य भारत में राजपूताना, विंध्याचल, गुजरात, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा आते हैं। मध्य भारत में कौन कौन से आते हैं? राजपूताना आते हैं, विंध्याचल, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा आते हैं। अनुलोम विवाह इस क्षेत्र के राजपूतों की प्रमुख विशेषता है। अनुलोम विवाह तथा इस क्षेत्र में ग्राम बहिर्विवाह भी पाए जाते हैं। मैंने बताया बहिर्विवाह अपने गांव से बाहर विवाह पाए जाते हैं। तथापि इस क्षेत्र में विशेषतः गुजरात तथा महाराष्ट्र के कुछ जाति समुदायों में ममेरे व फुफेरे भाई बहनों में विवाह की प्रथा भी प्रचलित है। यहाँ प्रायः पुरुष अपने मामा की लड़की से विवाह करता है, परंतु बुआ की लड़की से विवाह नहीं करता। मामा की लड़की से कर सकता है पर बुआ की लड़की से नहीं कर सकता। स्पष्ट है कि ममेरे या फुफेरे भाई बहनों में से किसी एक प्रकार के विवाह की अधिमान्यता उत्तरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के भाई बहनों के विवाह पर निषेध की प्रथा की तुलना में एक भिन्नता दर्शाती है। मतलब कि उत्तर भारत की बात की जाए तो वहाँ पे ना ममेरे, चचेरे कोई भी रिश्ते नातों की बात की जाए विवाह नहीं हो सकता, जबकि इसमें बताया है मध्य भारत में जो बताया गया है इसमें मामा की लड़की से तो विवाह हो सकता है पर बुआ की लड़की से विवाह नहीं हो सकता। मध्य भारत में बताया गया है, डिफरेंस बताया गया है। इस प्रकार इस अधिमान्यता के माध्यम से हमें दक्षिण क्षेत्रों की प्रथाओं से इस क्षेत्र का निकट संपर्क पता चलता है। इसमें ये बात कही गई कि निकट संपर्क पता चलता है दक्षिण के प्रथाओं से मध्य भारत का, क्योंकि निकट का संबंध इसलिए पता चलता है क्योंकि दक्षिण भारत में साउथ की तरफ में ममेरे फुफेरे में विवाह हो जाता है। तो वही चीज़ इन्होंने कही है कि निकट का संबंध पता चलता है मध्य भारत के लोगों में। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। दक्षिण क्षेत्र में कर्नाटक, दक्षिण की बात की जाए साउथ, दक्षिण क्षेत्र में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल आते हैं, जहां द्रविड़ भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के उत्तरी तथा मध्य क्षेत्रों में से ये क्षेत्र इस अर्थ में भिन्न है कि यहाँ विवाह के अधिमान्य नियम प्रचलित हैं। यहाँ व्यक्ति को मालूम होता है कि उसका विवाह किससे संभव है या किससे नहीं, यहाँ व्यक्ति को मालूम होता है, जबकि उत्तर के अधिकांश क्षेत्रों में उसे मालूम होता है कि उसका किनसे विवाह नहीं संभव है। इसमें दक्षिण की तरफ बात की जाए तो इसमें पता होता है कि मेरा विवाह किससे संभव है, किससे हो सकता है। लेकिन अगर उत्तर भारत की बात की जाए, उत्तर में ये मालूम होता है कि मेरा विवाह किनसे नहीं हो सकता। ये चीज़ उन्हें पता होती है, जैसे अपने गांव के लोगों से नहीं हो सकता, लेकिन इनमें अपने परिवार में ही हो जाता है दक्षिण लोगों में। दक्षिण क्षेत्र के अधिकांश भागों में मालाबार जैसे कुछ भागों को छोड़कर पितावंशीय परिवार व्यवस्था प्रचलित है। कहाँ को? मालाबार को छोड़ दीजिए तो पितावंश व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। यहाँ भी बहिर्विवाह सामाजिक समूह अर्थात गोत्र होते हैं। उत्तर व दक्षिण के बहिर्विवाह गोत्रों में ये अंतर है कि उत्तर में एक गांव में रहने वाली अपनी पूरी जाति को एक पिता गोत्र की तरह माना जाता है। मतलब अपनी पूरी जाति को कह सकते हैं, गांव में रहने वाले को पिता के गोत्र को ही माना जाता है। अंततः एक ही गांव में विवाह की अनुमति नहीं होती।
कभी कभी ये भी माना जाता है कि जिन गांवों के समूह में पितावंशीय लोग रहते हैं उनमें भी विवाह निषेध होता है। पिता संबंधित जो लोग रहते हैं जिस गांव में, वहाँ पर भी विवाह जो है नहीं कर सकते। दक्षिण में किसी गांव को केवल एक गोत्र से नहीं पहचाना जाता। एक गोत्र से वहाँ के लोगों को नहीं पहचाना जाता। किसी भी गांव में अनेक अंतर्विवाही गोत्र पाए जा सकते हैं। अंतर्विवाही गोत्र पाए जाते हैं जो कि पीढ़ियों से अंतर्विवाह कर रहे हैं। अतः दक्षिण में विवाह का विन्यास फलस्वरूप बने सामाजिक समूह अभिकेंद्रीय प्रवृत्ति दिखाते हैं, जबकि उत्तर भारतीय गांवों में विवाह विन्यास के फलस्वरूप बने सामाजिक समूह अपकेंद्रीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि इसमें दूरी दिखाते हैं। उत्तर भारत में जो विवाह होते हैं वो काफ़ी दूर तक किया जाता है, जबकि अगर दक्षिण की बात की जाए तो ये दूर विवाह न करके पास में ही विवाह करते हैं। दक्षिण में हर जाति अनेक गोत्रों में विभाजित होती है। दक्षिण में प्रथम विवाह द्वारा बेटियों को देने व लेने का दायित्व शुरू होता है। प्रथम विवाह द्वारा बेटियों को देने व लेने का दायित्व शुरू होता है। अंतः बहिर्विवाह गोत्रों में अंतर पारिवारिक दायित्वों को निभाने के लिए छोटे छोटे अंतर्विवाह समूह पाए जाते हैं। तो इसमें ये बात कही गई है कि बेटियों को देने और लेने की बात की गई है। मतलब जो लड़की है, जो कह सकते हैं जो लड़की है उसका विवाह कर दिया गया है, उसकी बेटी जो है ना, उस लड़की की जो बेटी हुई उस बेटी का विवाह उसकी नानी के घर कर दिया जाएगा। तो यही बात है कि बेटियों का लेने और देने का दायित्व शुरू होता है दक्षिण भारत में। मतलब अपने नानी के घर ही उसका ससुराल उसका नानी ही घर होता है, ये समझ लीजिए। अंतः बहिर्विवाह गोत्रों में अंतर पारिवारिक दायित्वों को निभाने के लिए छोटे छोटे अंतर्विवाही समूह पाए जाते हैं तथा दक्षिण भारतीय गांवों में अनेक पारस्परिक गठबंधन बन जाते हैं। तो हमारा दक्षिणी क्षेत्र में पितावंशीय जातियों के अतिरिक्त मालाबार जिले के नायरों जैसी भी कुछ जातियां हैं जिनमें नातेदारी की मातेयवंशी व्यवस्था पाई जाती है। माता जी का जो वंश कह सकते हैं वो व्यवस्था पाई जाती है। माता वंशीय परिवार में महिला, उसकी बहनें तथा उसकी पुत्रियां व पुत्र तथा पुत्रियों के पुत्र व पुत्रियां होते हैं। मतलब कह लीजिए कि नानी, उसी में नानी की बेटी की भी बेटी समझ लीजिए, तो वो होते हैं। इनमें संपत्ति का हस्तांतरण माँ से पुत्री को होता है। माता वंश में माँ से पुत्री को होता है संपत्ति का विभाजन, कह सकते हैं बंटवारा। परंतु इस व्यवस्था में भी प्रभुता भाई के पास होती है, भाई ही चलाता है, समझ लीजिए लीडर वही होता है, लेकिन संपत्ति बेटी को मिल जाती है माता वंश में, जो कि संपत्ति का प्रबंध करता है तथा अपनी बहन के बच्चों की देखभाल करता है, अपनी बहन के बच्चों की देखरेख करता है। इस व्यवस्था में पति अपनी पत्नी से सिर्फ मिलने आते हैं। नायर मातावंशीय परिवार को तारावाड़ कहते हैं। मातावंश जो परिवार होता है उसको तारावाड़ कहा जाता है, तरावाड़ कहते हैं। नायर वास्तव में जातियों की एक बहुत श्रेणी होती है जिसमें सभी नायर समान नातेदारी प्रथा का अनुसरण नहीं करते। मतलब सभी इसको फॉलो नहीं करते हैं कि वो अपनी बेटी को संपत्ति देंगे, लेकिन काफ़ी जगह ऐसा होता है कि माँ से जो संपत्ति है वो पुत्रियों को दी जाती है। जैसे इसमें अच्छे से दिखाया गया है, चित्र के माध्यम से पूरा इसमें अच्छे से बताया गया है। जाति संरचना एवं नातेदारी व्यवस्था परस्पर इतनी गुथी हुई होती है, इतनी कह सकते हैं गुथी हुई होती है कि एक को विस्तार से समझें बिना दूसरे को नहीं समझा जा सकता। मतलब एक को ढंग से नहीं समझा अगर आपने तो दूसरे को आप समझ ही नहीं सकते। इस भाग में हमने जाति संरचना व इससे संबंधित नातेदारी विन्यास के तहत क्षेत्रीय विभिन्नताओं की व्याख्या की। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें हमने यही सारी चीज़ें पढ़ी। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आया होगा। वैसे भी जो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। आप सबसे बस एक ही गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो यहीं रखते हैं, समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।